बिना रोए तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती। उसे माँ की ज़रूरत है और उसके ज़रिए किसी चीज़ की ज़रूरत है। जैसे बच्चा बाहर आता है तो वो रोना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है। सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि जब बच्चा पैदा होता है उसके पास दुनिया में सबसे सिंपल काम है माँ के दूध को कोई भी चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती। दुनिया का सबसे मुश्किल काम पता है क्या है? बच्चे पालना। जब बच्चे पैदा होते हैं तो घर में बहुत खुशी होती है। भारत में एक उत्सव की तरह होता है घर में एक छोटे बच्चे का आगमन। लेकिन उसके बाद शुरू होती है हाय तौबा, ये कैसे होगा? बच्चा रो रहा है तो इसका क्या मतलब है? बच्चा रो नहीं रहा है तो इसका क्या मतलब है? आपके मन में जितने सवाल हैं आप सोचते जाइए। हम एक माँ के नज़रिए से एक डॉक्टर से आज बात करेंगे और समझेंगे कि आपके मन में जो सवाल आते हैं उनमें कितने परेशानी बढ़ाने वाले हैं और कितने सिर्फ आपके मन के सवाल ही हैं। हमारे साथ डॉक्टर समीर पुनिया हैं जो कि पीडियाट्रिशियन हैं, आकाश हेल्थ केयर के साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने कहा कि आप एक माँ के नज़रिए से ही सवाल का जवाब देंगे, तो सबसे पहले एक माँ के नज़रिए से सबसे पहला सवाल ये है कि बच्चा पैदा होता है तो बहुत खुशी होती है, उसके दूसरे तीसरे दिन से ही लोग जो है ना ये परेशान हो जाते हैं, यार बच्चा आज बहुत रो रहा है या फिर बच्चा बहुत कम रो रहा है। तो किस तरह से इसको देखा जाए कि बच्चे का रोना या ना रोना नॉर्मल है या नहीं है? सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि जब बच्चा पैदा होता है उसके पास दुनिया में सबसे सिंपल काम है 3: रोना, सोना और दूध पीना। वो आधे टाइम सोएगा, दूध जब उसका मन करेगा तब पिएगा और बाकी टाइम रोएगा। तो रोना बच्चे के लिए कभी भी हानिकारक नहीं होता है जब तक बच्चा दूध अच्छी तरह ले। दूध अच्छी तरह पी रहा है तो वो रोना भी नॉर्मल वे माना जाता है। आधे टाइम ये रहेगा कि बच्चा रात भर रोएगा, दिन भर बच्चा थोड़ा सोता रहेगा और फीडिंग जब भी मन करेगा तब लेगा। तो रोने से ज़्यादातर प्रॉब्लम होती नहीं है। और रोना को आप थोड़े दिनों में आप माँ समझने लगेगी, ये उसकी एक लैंग्वेज है। जैसे वो आपको बता पाएगा कि अब उसको फीडिंग चाहिए, अब उसका डायपर गीला हो गया है, अब उसको ठंड लग रही है, अब उसको मम्मी की गोदी चाहिए, बच्चे का पेट भर गया है या बच्चे को घूमना है। ये सब चीज़ें बच्चा रोने से ही बताएगा। तो रोना एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है और उस चीज़ को हमको धीरे धीरे माँ और पेरेंटहुड में ये चीज़ें सीखी जाएंगी। इसलिए कहावत ही बन गई कि बिना रोए तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती। यानी बच्चा रो रहा है तो वो इंडिकेट कर रहा है कि अब उसे माँ की ज़रूरत है और उसके ज़रिए किसी चीज़ की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। मेरे ख्याल से जब बच्चा पैदा होता है तो आप रोने का भी एक चेक होता है कि बच्चा रो रहा है या नहीं। तो बच्चा जब पैदा होता है तब आप लोग एज डॉक्टर क्या क्या चेक करते हैं? रोना जब बच्चा पैदा होता है तो जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब वो पानी में तैर रहा होता है, तो उस टाइम पे लंग्स काम नहीं करते हैं। जैसे बच्चा बाहर आता है तो रोना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है। इसलिए कभी भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो पूछेंगे कि बच्चा पैदा होते साथ रोया कि नहीं रोया, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही बच्चा रोएगा लंग्स के अंदर से पानी सूखेगा और बच्चे के शरीर में ऑक्सीजन आएगी, क्योंकि जब बच्चा गर्भ में होता है तो सारी ऑक्सीजन मम्मी के ब्लड से मिलती है उसे। और जैसे ही बच्चा बाहर आता है तो रोते के साथ ही लंग्स काम करने शुरू करते हैं और धीरे धीरे वो लंग्स ड्राई होते हैं और उससे ऑक्सीजन मिलती है। एक कहावत हमारे पीडियाट्रिक्स में बोली जाती है कि या तो बच्चा रोएगा या पीडियाट्रिशियन रोएगा, दोनों में से एक ही बंदा रो सकता है। तो अगर आपका बच्चा रो रहा है तो पीडियाट्रिशियन खुश है क्योंकि वो बच्चा हेल्दी है। अगर नहीं रो रहा है उसी के लिए पीडियाट्रिशियन वहाँ होते हैं ताकि उसको आर्टिफिशियल हम जो भी ऑक्सीजन वगैरह देनी है वो हम दे सकें। तो बर्थ पे सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रोना, और वो बच्चा अगर रोए तो बच्चा स्वस्थ रहता है। बच्चे का सबसे पहले रोना पीडियाट्रिशियन की मुश्किलें भी कम करता है और परिवार को भी ये बताता है कि बच्चा हेल्दी है, स्वस्थ है और शुरुआती लक्षण ठीक है। और जन्म के समय कोई टेस्ट किया जाता है? जन्म के वक्त हम उसी टाइम पे कोई टेस्ट नहीं करते एकदम से। पहले हम बच्चे को एग्जामिन करते हैं, देखते हैं कि बच्चे के सारे ऑर्गन्स ठीक ढंग से बने हैं कि नहीं है, आँखें, हार्ट, पेट कैसा है, सर कैसा है, सारे ऑर्गन्स कैसे हैं, लिम्स कैसे हैं। तो बच्चे को पूरा एग्जामिन किया जाता है। उसको कई जगह ऑब्जर्वेशन में भी रखा जाता है देखने के लिए कि बच्चा ठीक है कि नहीं है। उसके बाद 2 टेस्ट करते हैं जो रिकमेंडेड किए जाते हैं। एक कान का हियरिंग टेस्ट कि बच्चा अच्छी तरह हियरिंग हो रही है कि नहीं, और दूसरा हम थायराइड और G6PD एंजाइम चेक करते हैं, क्योंकि थायराइड एक ऐसी बीमारी है जो ट्रीटेबल, अगर आप जल्दी पकड़ लें तो बच्चे की ग्रोथ अच्छी तरह, ब्रेन अच्छी तरह ग्रो करेगा और आगे अच्छी तरह चलेगा। तो ये चीज़ पहले हम बहुत मिस करते थे। आप कभी याद करें, आपको पुराने ज़माने में याद होगा, कुछ बच्चे आपको मिलते थे दिमाग से विकलांग होते थे, वो अब होने कम हो गए हैं। उसका रीज़न यही है कि कई बार हम बहुत ट्रीटेबल कॉजेज़ को पहले पकड़ लें और उसको आप ट्रीट कर दें तो उनका ग्रोथ अच्छा होता है। हमारे पास भी बहुत सारे बच्चे हैं
जो बचपन से उनको थायराइड की इशू है उनको ट्रीटमेंट दिया और वो बहुत अच्छी तरह अभी ग्रो कर रहे हैं, मतलब ग्रोथ बहुत ही फैंटास्टिक है। ये एक परमानेंट बीमारी होती है वैसे तो, पर ये एक तरीके से समझें कि शरीर में एक चीज़ बन नहीं रही है, आप बाहर से देंगे और वो चीज़ें अच्छी तरह ग्रोथ करेगी। तो इसमें थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है जो ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत अच्छा काम करता है, और आप उसको अच्छी तरह ट्रीट करें तो बच्चा बहुत अच्छी तरह आगे ज़िंदगी बिता सकता है और मेंटली भी उतना ही शार्प रहेगा बच्चा वो। यानी थायराइड का जो ग्लैंड है उसकी फंक्शनिंग का मेंटल इलनेस के साथ सीधा कनेक्शन है। यस, उसके अंदर, क्योंकि थायराइड हमारी बॉडी के अंदर एक इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है जो बहुत सारी चीज़ें, पेट से लेके ब्रेन से लेके बॉडी की फंक्शनिंग, मेटाबॉलिज्म सब में हेल्प करता है। तो थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो ब्रेन ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पाई जाती है। तो थायराइड को आप सप्लीमेंट करेंगे तो ये चीज़ें ठीक होंगी। आप अडल्ट के अंदर भी थायराइड पाया जाता है, आप देखते होंगे उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, गला बड़ा हो जाता है, कईयों को बहुत स्लो हो जाते हैं, बहुत लेथार्जिक हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है उनको। थायराइड चेक करते हैं तो थायराइड अब नॉर्मल मिलता है। तो यही चीज़ अगर आप बर्थ पे अगर किसी को है और उसको आप पकड़ लो तो ये जो ब्रेन ग्रोथ में प्रॉब्लम होती है वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। सो उससे इसलिए सबको रेकमेंड किया जाता है कि हम सबको स्क्रीन करें, और अगर कोई ऐसी बीमारी हो जिसको ट्रीटेबल, बिकॉज ये ट्रीट कर सकते हैं, आपको थायराइड पता है कि थायराइड नहीं बन रहा है थायराइड हार्मोन, तो आप उसको देंगे तो बच्चा अच्छी तरह ग्रो करेगा, ब्रेन डेवलप अच्छा डेवलप करेगा, तो उससे ग्रोथ अच्छी होगी बच्चे की। बच्चा जब पैदा होता है उसकी ग्रोथ अच्छी रहे उसके लिए घर में बड़े बुजुर्ग सलाह देते हैं और डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं कि बच्चे को सिर्फ माँ का दूध दिया जाए कुछ समय तक। लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा बाजार है फार्मूला मिल्क का। तो डॉक्टर साहब, आप किस तरह से देखते हैं कि वो डब्बे बंद पाउडर वाला दूध बना के दिया जाए या फिर माँ बच्चे को दूध पिलाए और उसके अलावा कुछ ना दिया जाए? मैम, मैं शुरू से ही मैं ब्रेस्ट फीडिंग के साथ रहा हूँ, मेरे दोनों बच्चे ब्रेस्ट फेड रहे हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फेड रहे हैं। माँ के दूध को कोई भी चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती है। ये कहते हैं ना, कुदरत से छेड़छाड़ जितनी करोगे उतना नुकसान होगा। भगवान ने आपको दूध बना के भेजा है जब तक बच्चा खाने के लिए रेडी ना हो जाए, और जब खाने पे स्विच ओवर होता है तब भी आप दूध पिलाते हैं। तो मदर मिल्क का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं होता है। बहुत ही रेयर केस होते हैं जहाँ पर रिक्वायर्ड होती है, जैसे मदर को कोई बहुत मेजर बीमारी है या फिर बच्चा बहुत ही प्रीमेच्योर है जहाँ पर वो डायरेक्ट फीडिंग नहीं ले सकता है या मदर को मिल्क नहीं आ रहा हो, उस टाइम पे हम रेकमेंडेड है। पर ये चीज़ को देख देख के हम अपनी सहूलियत के साथ अब बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ के ये सब चीज़ें देने लगे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न हो रहा है, बच्चा रो रहा है तुम्हारा दूध नहीं हो रहा है, बच्चा रो रहा है तुम्हारा दूध नहीं हो रहा है, इसको टॉप फीड दे दो। तो आज से अगर हम 30 साल पहले 40 साल पहले जाएं तो ये चीज़ें नहीं थी, टॉप फीड ही नहीं थी, और हम वो मजबूर होते थे फीडिंग कराने के लिए, और वो मजबूरियत मेरे को लगता है बहुत अच्छी थी, क्योंकि इस चक्कर में बच्चों को सिर्फ और सिर्फ मदर का मिल्क मिलता था। तब भी आप देखेंगे पहले कंपैरिजन में, पहले में लोग लंबे होते थे, हट्टे कट्टे होते थे, बीमारियां कम होती थी, बिकॉज मदर से उनको इम्यूनिटी मिलती थी सिंस बर्थ। और अब वो चीज़ कम हो गई है क्योंकि टॉप फीडिंग आ गई है, उससे मोटापा बढ़ जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, इम्यूनिटी तो मिलती ही नहीं है बिकॉज वो मदर के मिल्क से ही मिलती है, जो कि पहले फर्स्ट वीक में आता है, जिसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। वो जो मिल्क की वाटरी येलो टाइप का मिल्क होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं वो 8 से 12 बूंद भी बच्चे के लिए सफिशिएंट होती है, वो पावर हाउस होता है, और उसमें जो इम्यूनिटी होती है वो किसी को भी रिप्लेस नहीं कर सकती है। सो मदर मिल्क का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है, और अपने आप को थोड़ा पुश करने की ज़रूरत होती है। आपका मिल्क भगवान ने आपको 9 महीने का रास्ता दिया है, आगे का भी दिया है, इसको बस आपको चलना है और वो थोड़ा पुश करना है अपने आप को मदर फीडिंग कराने के लिए। वो कराओगे तो बच्चा बिल्कुल अच्छा निकलेगा। कितने समय तक सिर्फ ब्रेस्ट फीड करानी चाहिए और फिर जब आप उसे बंद करें तो फिर बच्चे की पहली डाइट क्या होनी चाहिए? सो ब्रेस्ट मिल्क हमको 6 मंथ्स एक्सक्लूसिवली कराना चाहिए। एक्सक्लूसिव का मतलब है सिर्फ और सिर्फ मदर का ही मिल्क। बच्चे को पानी चाहिए तो मदर का मिल्क, बच्चे को दवाई चाहिए तो मदर का मिल्क, बच्चे को भूख लगे तो मदर का मिल्क। सो मदर मिल्क ही देना चाहिए 6 मंथ्स पे। 6 मंथ्स के बाद बॉडी की रिक्वायरमेंट जो होती है वो मदर मिल्क से पूरी सेटिस्फाई नहीं हो पाती है, तो उसके अंदर हमको सप्लीमेंट्री फीडिंग देनी चाहिए। जैसे घर के जो अपना सीरियल्स होते हैं, रोटी चावल में से एक चीज़, वेजिटेबल जो बनते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ये बच्चों को हमको देना चाहिए ताकि बच्चे को उससे न्यूट्रिशन मिले, और जैसे जैसे ग्रो करे आगे उस चीज़ को हम ओवर द पीरियड हम स्विच ओवर करके खाने पे लेके आ पाएँ। सो करीबन 1 साल के आसपास तक आके हमको मिल्क और खाना हाफ हाफ हो जाना चाहिए, एंड उसके बाद धीरे धीरे करके आप मिल्क भी बंद कर सकते हैं और बच्चे को ऊपर की फीडिंग पे खाने पे आप ले सकते हैं।
हमारा टारगेट जो मेजरली रहता है, हम पीडियाट्रिशियन से पूछेंगे तो 1 ईयर तक हम चाहते हैं कि बच्चा जो आप घर में खाना खाते हैं वही खाना खाएं, वह उसके बाद धीरे धीरे मिल्क बंद करके बच्चे को नॉर्मल डाइट पे लें। सो 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड, 1 ईयर तक आपको ट्रांजिशन पीरियड होता है, 1 ईयर के बाद आपको मिल्क कम करके धीरे धीरे करके बाय 2 ईयर्स तक आपको बंद कर दें ताकि बच्चा पूरा खाने पे आ जाए। तो जब तक ये ब्रेस्ट फीडिंग चल रही है, माँ के मन में भी बड़े सवाल रहते हैं कि मैं क्या खा सकती हूँ, मैं क्या पी सकती हूँ। खासतौर पर अल्कोहल और स्मोकिंग एक बड़ा कंसर्न है जो माएँ करती हैं। वो ऐसे सवाल लेके कभी आपके पास आई? बहुत होता है मैम। पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट वीक में सब लोग आते हैं और अपना अपना सुझाव जरूर देते हैं। इंडिया में जब तक हम सुझाव ना दें आप अच्छे रिलेटिव नहीं हैं। भारत में बच्चे पैदा करने का अनुभव बहुत वास्ट है। मतलब एक एडवाइस जो हमेशा फ्री में मिलेगी, कोई भी आएगा कि अरे इसको ये दे दो, अरे इसको ये कर दो। माँ को, आधे लोग कहते हैं माँ को पानी नहीं पिलाओ, आधे कहते हैं पानी पिलाओ, आधे कहते हैं घी के लड्डू दो, आधे कहते हैं घी के लड्डू मत दो। राजमा चावल से गैस हो जाएगी, इससे गैस नहीं होगी। ये दूध ये भी कहते हैं कि माँ ने कुछ खाया तो बच्चे की पॉटी का कलर चेंज हो जाए। हाँ, ये भी कहते हैं। सो ये प्रूवन है कि माँ के खाने पीने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बच्चा, हमारी भाषा में हम पैरासाइट बोलते हैं मदर पे, बच्चा माँ के शरीर से न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट करके उससे मिल्क बनता है और वो बच्चे को मिलता है। और हमारे शरीर में वही चीज़ स्टोर होगी जो हेल्दी होगी। अनहेल्दी चीज़ हम बाहर वेस्ट प्रोडक्ट से निकाल देते हैं। सो बच्चा माँ के शरीर से दूध बनाता है और माँ को जो खाना और जो सारा न्यूट्रिशन चाहिए होता है अपने आप को रिप्लेनिश करने के लिए चाहिए होता है। सो खाना जितना खाते हैं उससे आप कोई 25% ही ज़्यादा खाना चाहिए ताकि आपकी बॉडी हील हो पाए। वाटर इनटेक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, लिक्विड इनटेक जो रेडिली चाहिए। दूध में मेजॉरिटी वाटर होता है। सो माँ को करीबन 3 लीटर से 4 लीटर के आसपास तक लिक्विड इनटेक रखना चाहिए, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। आप उसमें दूध, छाछ, लस्सी, शिकंजी कुछ भी पी सकते हैं। मतलब देयर इज़ नो लिमिटेशन टू इट। जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो गायनी की तरफ से होती हैं क्योंकि उनके टाके होते हैं। टाके के अंदर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बेसिकली जो कब्ज़ नहीं होनी चाहिए। कब्ज़ होती है तो टाकों पर स्ट्रेचिंग आती है। वही इकलौती एक रिस्ट्रिक्शन गायनी की तरफ से होती है। बाकी हमारी तरफ से, पीडियाट्रिशियन की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। माँ हेल्दी खाना खाएं। और ये भी कहा जाता है कि माँ जितना ज़्यादा खाना, जितना वेरिएबल खाना खाएगी, जब खाना स्विच ओवर होता है, जब कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट होती है, उस टाइम पे बच्चा और चाव से खाता है क्योंकि उसको हल्का 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 टेस्ट आता है। सो इसलिए आप जितना माँ वेरिएबल खाना खाएंगी उतना बच्चा उस 6 मंथ्स के बाद एक्सेप्टेंस अच्छी होती है। तो माँ दारू पिएगी? हाँ, अब अगला क्वेश्चन आता है। आइडियली और लॉजिकली नहीं करना चाहिए दोनों चीज़ें। अल्कोहल और स्मोकिंग इज़ नॉट एट ऑल परमिटेड। एंड ये सब जो परमिशंस जो होती हैं ये तब होती हैं जब बच्चा कुछ देर के लिए मम्मी के मिल्क के बिना रह सके। सो यूजुअली आप समझिए कि 6 महीने के बाद जब खाना स्टार्ट होता है, करीबन 1 ईयर के आसपास आके कुछ सिनेरियोज़ के अंदर किया जा सकता है। बिकॉज हम प्रैक्टिकल लाइफ भी जी रहे हैं, हमको सोशल सर्कल में जाते हैं या कईयों को खुद से नीड होती है तो करते हैं। सो अब एक एक करके बात करते हैं। पहले स्मोकिंग की बात करते हैं। स्मोकिंग बेसिकली ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए किया जाता है मेजॉरिटी लोग। सो वो इनहेलेशन रूट से, मतलब हम सांस के थ्रू उसके अंदर प्रॉब्लम होती है। सो पहला रिकमेंडेशन है, यू शुड नॉट हैव इट जहाँ पर आपका बच्चा है वहाँ पर आपको बिल्कुल स्मोकिंग नहीं करनी। यू शुड गो आउटसाइड, बाहर जाके बिल्कुल अलग से स्मोक करें जहाँ बच्चे को धुआं ना मिले। सेम गोज फादर के लिए भी सेम चीज़ है कि फादर भी वहाँ पर बिल्कुल नहीं कर सकते। पिता स्मोक भी ना, भले ही बच्चे की एज कुछ भी हो। बच्चे की एज कुछ भी हो। हम ऑलरेडी सांस में वो चीज़ ले रहे हैं तो बच्चे को सांस के थ्रू बच्चे के अंदर जाएगी और ब्रेन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम देगी। सो और दूसरा, कोशिश करें कि बच्चों को जो फीड करा रहे हैं वो करीबन 2-3 घंटे तक आप फीडिंग ना करा रहे। मतलब या तो फीड दे चुके हैं, फिर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, फिर वापस आए तो 2-3-4 घंटे तक फीडिंग नहीं करा रहे हैं। कुछ खाने के लिए प्रोडक्ट दे दिया तो उसमें बच्चा सेटिस्फाई हो गया, तो वैसा आप उसको टाइमिंग कर सकते हैं। ये तो स्मोकिंग की बात रही। जहाँ तक अल्कोहल की बात है, इनकी भी रिकमेंडेशंस हैं कि 30 ml से ज़्यादा कोई भी हार्ड ड्रिंक या 1 ग्लास वाइन या 1 बियर 330 ml नॉर्मल बियर, ये आप कंज्यूम कर सकते हैं 24 आवर्स के अंदर। उससे बच्चे को हार्म ज़्यादातर नहीं होता है। जब भी आप ये चीज़ कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि करीबन 4 से 6 घंटे तक आप बच्चों को फीडिंग नहीं करा रहे हैं। उसका प्रैक्टिकल मिडवे रास्ता यही है कि आप अपना मिल्क को एक्सट्रैक्ट करके आप उसको बाद में अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप दे सकते हैं, क्योंकि उस पर कंटेंट अल्कोहल का नहीं होगा।
सो पानी भरपूर पिए, क्योंकि आपका सारा जो मेटाबॉलिज्म है उससे आपका अल्कोहल निकलेगा। एंड लिवर जो होता है वो 30 ml पर आवर के हिसाब से अल्कोहल को डाइजेस्ट कर पाता है, तो शरीर में ज़्यादा जाता नहीं है, तो मिल्क में भी कंटेंट कम होता है। सो 30 ml ऑफ हार्ड ड्रिंक्स, ग्लास ऑफ वाइन, पाइंट ऑफ बियर, ये अलाउड है आफ्टर 1 ईयर, बहुत ही डायर सिचुएशन, पर आइडियली नहीं करना चाहिए। बच्चों को कुछ समय अपनी तपस्या दे दोगे तो बच्चा अच्छा निकलेगा आगे। सोचिए, अल्कोहल के लिए डायर नीड कोई हो ही नहीं सकती, और ख़ासतौर पर जब मामला बच्चों का होता है तो माँ बाप थोड़े से गंभीर तो होते हैं, तो ये गंभीरता बरत लेनी चाहिए। माइलस्टोन्स की बात करते हैं हम अक्सर, जब बच्चों के डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि माइलस्टोन्स अचीव हुए हैं नहीं, वो क्या माइलस्टोन्स होते हैं और माँ बाप को कैसे उन पर नज़र रखनी चाहिए? माइलस्टोन, सबसे पहला माइलस्टोन जो बच्चे के लिए हम बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं, तो पहला माइलस्टोन जनरली 3 महीने की उम्र पे आता है। सबसे पहला माइलस्टोन जो माँ सबसे इजीली रिकग्नाइज कर सकती है वो है बच्चे की स्माइल। उससे पहले हमारे पास जब बच्चे आते हैं वैक्सीनेशन के लिए 3rd मंथ तक आते हैं, तो माँ कहती है मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ, मुझे देख के नहीं हंसता, किसी को भी देख के हंसे जाता है, बिकॉज वहाँ तक उसका विजन बनता नहीं है। सो उनका शुरुआत में विजन बहुत कमज़ोर होता है, वो बच्चे भगवान बना के भेजता है, तो बच्चा सिर्फ और सिर्फ माँ का निपल देख पाता है ताकि उस पर लैच कर सके, और धीरे 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 उसकी साइट बनती है, और 2 साल तक आते आते मोटी मोटी पूरी साइट बन जाती है। सो पहला 3 महीना होता है जहाँ पर जाके बच्चा माँ के फेस तक की विजन आ जाती है, और फिर वो देख के कि सिमिलर फेस होता है, तो माँ के फेस को देख के सबसे ज़्यादा स्माइल करता है, इसको सोशल स्माइल बोलते हैं। किसी को देख के हम अलग अलग चेहरे बनाते हैं, बच्चा देख के हंसता है कि क्या चेहरा बना रहा है, इसलिए हंस देता हूँ मैं उस पर, तो इसलिए वो हंस देता है उसके ऊपर, इसे कहते हैं सोशल स्माइल। क्योंकि हम सबसे ज़्यादा बचकाना भी हमारा बच्चे के आगे निकलता है, जाके सबसे अजीब चेहरे बनाते हैं, भाषा भी पता नहीं कौन सी है, ले भाषा नहीं है, बच्चा भी हंसता है क्या कर रहे हो, करते रहो, इसे कहते हैं सोशल स्माइल। ओके, ये पहला माइलस्टोन है। फिर आगे चलते चलते करीबन 6 से 8-9 महीने के आसपास बच्चों को बैठाने की कोशिश की जाती है, बच्चा पलटना शुरू हो जाता है, तो मोटा मोटा ये याद करना चाहिए, बिकॉज आप बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हो एक पर्टिकुलर मंथ के ऊपर, तो हम कई बार आजकल हमारा सोशल मीडिया चीज़ों को बताता है, तो हम उसके अंदर सेकंड साइड नहीं बताता, क्या बैंडविड्थ है वो भी नहीं बताता। सो ये 6 महीना हो गया पलट नहीं रहा। आजकल बच्चे कुछ माइलस्टोन स्किप भी करते हैं, तो 6 से 9 महीने के आसपास बैठना शुरू हो जाना चाहिए, पलटना शुरू हो जाना चाहिए। 1 साल से 15 महीने के आसपास बच्चा चलना शुरू कर देना चाहिए, और 1 साल तक पकड़ के खड़ा होना और पकड़ के चलने की कोशिश करना, वहाँ तक आ जाना चाहिए। कई बच्चे जल्दी भी करते हैं, तो माइलस्टोन स्किपिंग होती है, आप बच्चा क्रॉल नहीं करता, सीधा चल देता है, सो ये भी पाया जाता है। सो मोटा मोटा बात करें तो 3 महीने पे सोशल स्माइल, 6 से 9 महीने के आसपास बच्चा बैठना शुरू और पलटना शुरू हो जाना चाहिए, और 1 साल के आसपास आके बच्चा चलना शुरू करना चाहिए विद सपोर्ट, विदाउट सपोर्ट है बहुत बढ़िया। तो ये मोटा मोटा माइलस्टोन है जो याद रखना चाहिए। बाकी डेप्थ में उन लोगों के लिए रिक्वायर्ड होता है जहाँ पर बर्थ पे बच्चा रोया नहीं है, कोई ब्रेन में इशू है, तो उनके लिए बहुत डिटेल एग्जामिनेशन करनी चाहिए। बाकी मोटा मोटा हर हेल्दी बेबीज़ के लिए इतना सही है। बोलना मैम बहुत चेंज आए हैं बोलने के अंदर, स्पेशली जब से हमारी स्क्रीन स्टार्ट हुई है। तो पहले तो 2 वर्ड्स बोल देना चाहिए था करीबन 15 महीने पे आके, पर अभी लेटली सब चीज़ें चेंज हुई हैं, बिकॉज हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। सो 2 ईयर्स के आसपास बच्चे की कम से कम 20 से 30 वर्ड की वोकैबुलरी होनी चाहिए, मोटा मोटा होना चाहिए। एंड ये एक बहुत बड़ा साइन होता है हमारे पास कि अगर माँ की कंप्लेन होती है कि ये 2 साल का हो गया, माँ बाप के अलावा बोलता नहीं, क्योंकि माँ बाप भी नहीं बोलता, कोई अलग सी चीज़ बोलता है, इसलिए कि मोबाइल में ज़्यादा। एग्जैक्टली। सो रिकमेंडेशन के हिसाब से 2 साल के नीचे स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। स्क्रीन टाइम सोशल इंटरेक्शन को बहुत मेजरली ख़राब करता है। आप देख रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो, सामने से रिप्लाई नहीं आ रहा है, सो ये सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये चेयर भी है, ये कुर्सी भी है, तो बच्चे को रजिस्टर ही नहीं हो पाता ये चीज़ को बोलते क्या है। वो एक ही चीज़ को मल्टीपल लैंग्वेज में अलग अलग करते हैं। हमने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो चाइनीज़ बोल रहे हैं, बिकॉज उनके डोरेमोन और ये सब चीज़ें चल रही हैं, कार्टून्स बाहर वो बोलते हैं। कई आप लोगों को देखोगे हाउस हेल्प कहीं की लैंग्वेज है, बंगाली है, कुछ है, तो वो बंगाली बोल रहे हैं बच्चे, बिकॉज आप जिस एक साथ रहोगे उतना
की लैंग्वेज सीखोगे। सो स्क्रीन टाइम सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि 2 साल से पहले तो स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आइडली 3 ईयर्स तक नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी स्क्रीन टाइम को 30 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, एंड दैट शुड बी अ डेडिकेटेड स्क्रीन टाइम। हमारे टाइम पे हम एक को याद है, हम खाना खाते थे तो माँ बाप कहते थे टीवी मत दो, और आज के टाइम में सहूलियत उल्टी हो गई है। माँ बाप बच्चे को स्क्रीन रखी सामने और फ़ोन पकड़ाते हैं, फिर खाना खिलाते हैं, और फिर कहते हैं ये तो स्क्रीन के बिना खाता ही नहीं। मैं अक्सर कहती हूँ, ये वो माएँ कहती हैं जो खाना अच्छा नहीं बनाती होंगी। जो मेहनत नहीं करते मैम। हमारा पेशेंस लेवल बहुत कम हो गया है, और मेहनत करोगे तो सब चीज़ें होती मैम। हम अपने टाइम पे डांट के, धमका के, डर के खाना खाते थे, पर खाते थे, और हम इसलिए हेल्दी हैं बहुत ज़्यादा। आजकल के बच्चों के, हमारे घर में ये चिप्स कुरकुरे ऐसे लेफ़्ट राइट पड़े होते हैं। आप फ्रिज खोलो, चॉकलेट मिलेगी, सामने पेप्सी मिलेगी, जो कि हमारे लिए एक पर्क होता था कि 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में घर वालों के आज चिप्स खिला रहे हैं, आज चॉकलेट खिला रहे हैं, जो कि लाइफस्टाइल चेंज के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये सब चीज़ें आप करोगे नहीं, और घर पे बैठ के आप पॉट फीडिंग बोलते हैं, मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ पॉट फीडिंग करो। पॉट फीडिंग क्या होती है? आप एक ही पॉट से पूरी फैमिली खाना खा रही है। सो आप जब भी बच्चे के साथ बैठे खाना खिलाना स्टार्ट कर रहे हैं, आप खुद खाएं, अपनी प्लेट से खिलाएं, खुद खाएं, अपनी प्लेट से खिलाएं। उससे बच्चे को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता लगती है कि ये जो चीज़ कर रहे हैं ये नॉर्मली की जाती है। आपको देख के बच्चा बहुत सीखता है, आप जो भी एक्शन करोगे उसको रिपीट करता है। हम बाय बाय करना नहीं सिखाते शुरू में, बाय बोलो बाय, तो पहला क्या करते हैं अपन करके दिखाते हैं। तो सेम तरीके से अगर हम खाने के टाइम पे भी करें, उनके साथ बैठ के खाएं, अलग से स्क्रीन ऑन करके, अलग से टेबल पे अलग से करके खिलाओगे तो उसे लगेगा कि भाई ये कोई जॉब है जो मेरे साथ ही अलग से हो रहा है, ये नहीं कर रहे हैं। इसी में लेसन है, अगर माँ बाप खुद मोबाइल देखते हुए खाना खा रहे हैं तो बच्चा ऑर्गेनिकली सीख रहा है कि हाँ, मोबाइल देखते हुए खाना खाना बड़ा नॉर्मल है। और आप देख रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा माइलस्टोन छुपा है कि 2 साल की उम्र तक बच्चे की वोकैबुलरी अगर 20 वर्ड्स तक नहीं पहुंची है तो कहीं ना कहीं ये मोबाइल की स्क्रीन, माँ बाप का मोबाइल की स्क्रीन में रहना या बच्चे को मोबाइल देकर खाना खिलाना कितना बड़ा फैक्टर बन गया है। अंग्रेज़ी में एक फ्रेज़ है टीदिंग ट्रबल्स। ये टीदिंग ट्रबल्स कहाँ से आया? बच्चे के दांत निकलने के समय बहुत सारी जो समस्याएं होती हैं, ये माना जाता है कि नॉर्मल है, नेचुरल है, पार्ट ऑफ प्रोसेस है। तो टीदिंग ट्रबल में कितनी टीदिंग ट्रबल नॉर्मल है? सो टीदिंग ट्रबल यूजुअली 6 महीने के आसपास में आती है। कई बच्चों में आजकल 4 महीने के आसपास में हमको टीदिंग ट्रबल मिलती है। टीदिंग ट्रबल में टिपिकली बच्चा बहुत परेशान होता है, बच्चे का सलाइवेशन बढ़ जाता है, बच्चा इरिटेबल होता है, इवन फीडिंग करते करते इरिटेबल होता है, और मम्मी की कंप्लेंट्स होती है कि बच्चा ब्रेस्ट पे जब लगा हुआ है काटने लग गया। तो ये टीदिंग की समस्या होती है जो शुरू हो जाती है करीबन 6 महीने के आसपास मोटा स्टार्ट हो जाती है, और लंबे टाइम तक चलती हैं, मतलब आगे तक चलती हैं। उसके अंदर जो मेजर कॉमन मिथ है हमारा कि बच्चा लूज मोशन हो रहा है, बच्चे को कि बच्चा बहुत कुछ खाते ही लूज मोशन हो रहा है, तो हम उसको कोरिलेट करते हैं कि टीदिंग के साथ लूज मोशन है। तो टीदिंग से लूज मोशन नहीं होता है। ओके। सो बेसिक जो लूज मोशन होते हैं वो बच्चा हर चीज़ को उठा के मुंह में डालता है क्योंकि उसको खुजली हो रही होती है, और उस खुजली को ही सेटिस्फाई करने के लिए ही खाना इंट्रोड्यूस किया जाता है कि ताकि उस चीज़ के ऊपर मिल्क के साथ सेमी सॉलिड भी जाए और उसकी टीदिंग को संतुष्टि मिले। हमारे यहाँ और भी मिथ्स हैं कि हनी लगा दो, या उसके कहते हैं रुमाल लेके उसका दांत घिस दो, उससे ठीक हो जाएगा। उससे ठीक नहीं होगा। कितनी देर के लिए आप खुजली करके ठीक कर सकते हैं? क्योंकि टीदिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, और जो धीरे धीरे मसूड़ों को खोल के निकलेगा टीथ, और उतना परेशान बच्चा होता है। थोड़ा सा टॉलरेशन दोगे, बच्चा अच्छी तरह उस चीज़ को हैंडल कर लेता है। 24 घंटे में 2-3 घंटा बच्चा दुखी रहेगा, बाकी टाइम बच्चा खेलता रहेगा। यही तो टीदिंग ट्रबल है। यही टीदिंग ट्रबल है, और इसको नेचुरली आप जितना करोगे उतना बेटर है। और इसका भगवान ने भी रास्ता दिया हुआ है कि आप खाना खिलाओ, बच्चे उसे टीदिंग में हेल्प मिलेगी। तो मैं अपने पेरेंट्स को बोलता हूँ गाजर दो, गाजर भी ईजिली काटी नहीं जाती, और बच्चा उसको खुरदरा होता है तो उसके साथ खेलता रहता है, तो उससे वो टीदिंग हेल्प मिलती है। लेट देम प्ले विद द फूड। वो फूड के साथ खेलेंगे तो उनको समझ आएगा कि हाँ ये नॉर्मल चीज़ है, एंड दे विल ईट इट। वो खाना उसको खाएंगे। बहुत सारे माँ बाप टीदर्स भी लेकर आते हैं, क्या रिकमेंड करेंगे आप, और क्या देना चाहिए जब दांत निकलने के प्रोसेस में, क्या नहीं देना चाहिए? मैम
टीदर मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि दो टाइप के टीदर होते हैं। एक टीदर होता है जो शक्कर की तरह यूज़ होता है, जिसके अंदर उसके ऊपर निपल के ऊपर ही खुरदरापन होता है, तो वो तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। बिकॉज कोई भी चीज़ मुंह में जा रही है, कंटिन्यूसली मुंह में जा रही है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। हमारे बच्चे आजकल बहुत अच्छा टीदर यूज़ करते हैं घर पे, रिमोट और माँ बाप का मोबाइल, वो सीधा उठा के मुंह में डालते हैं और उससे खुजली करते हैं। और वो आप कितने भी टीदर लेके आ जाओ, ये दो टीदर सबसे ज़्यादा फेवरेट है उनके, स्पेशली रिमोट, क्योंकि उसके ऊपर होता है बटन्स। तो कितने बैक्टीरिया भी होते हैं। एग्जैक्टली। सो इस कंडीशन के अंदर आप टीदर ला के रख सकते हो। और मेजरली वो रिमोट से इसलिए अट्रैक्ट होते हैं, उसमें बटन्स होते हैं और उसमें कलर्स होते हैं। सो वो कलर्स को देख के थोड़ा थोड़ा फिजेट आउट करते हैं और इसलिए वो चीज़ों को उसमें डालते हैं। तो इसलिए आप कोई भी टीदर लाएं, कलरफुल लाएं, और जो ईजिली साफ़ किया जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट है सफाई। इसलिए वो टीदर के साथ में लूज मोशन एसोसिएटेड होते हैं, क्योंकि वो गंदे होते हैं। आप उसको अच्छी तरह साफ़ करें, डेली बेसिस साफ़ करते रहो। जब जब बच्चा मुंह में डाले उसके बाद नीचे रख के साफ़ करके रखो, तो उससे इन्फेक्शन नहीं होगी। यानी दांत निकलते हुए लूज मोशन होना नॉर्मल नहीं है, उसको कुछ इन्फेक्शन हो रहा होगा, इसलिए ऐसा हुआ है। इसी से मुझे याद आया, बच्चे अंगूठा भी बहुत चूसते हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं? अंगूठा चूसना बच्चे के एक और तरीका है अपनी टीथिंग को सेटिस्फाई करने के लिए, और इसका कोई इलाज नहीं है। जितना आप बच्चे का अंगूठा बाहर निकालोगे वो और अंदर जाएगा, और निकालोगे और अंदर जाएगा। एंड ये 50% बच्चों में होता है। 50% बच्चों में टीदर ये अपना अंगूठा चूसते रहेंगे लंबे टाइम तक, 50% बच्चे नहीं करते। सो उसका जब वो सोशली इतने समझदार होते हैं कि वो समझ पाएँ कि ये चीज़ गलत है, वो स्पेशली जाके स्कूल में होता है, तो वो आसपास के बच्चों को देख के कि भाई ये चीज़ गलत है, ये नहीं करते, या आपके टीचर, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। माँ बाप तो स्कूल जाने तक बच्चा अंगूठा चूस रहा है तो नॉर्मल है, चूसते हैं, उसका कोई इलाज नहीं है। आप कितनी भी चीज़ उस पर, आप मिर्ची लगा लो, आप नींबू लगा लो, नीम लगा लो, तारकोल लगा लो, उस पर बैंडेज लगा लो, कितना भी ट्राई करते जाओ, बच्चा इतना रेबेलियस होता है अंगूठे के लिए, वो सूदिंग इफेक्ट करता है। इसलिए हम कई बार जब ये टीथिंग ये चल रहा होता है तो हम पूछते हैं घर पे स्क्रीन टाइम कितना है। कई बच्चों को स्क्रीन के साथ में ज़्यादा पाया जाता है कि स्क्रीन वाले बच्चे ज़्यादा यूज़ करते हैं, बिकॉज उनका दिमाग हाइपर एक्टिव रहता है, उस टाइम पे उनके मुंह में कुछ ना कुछ जा रहा होता है, तो उनकी आदत हो जाती है हर चीज़ को मुंह में डालने की, तो वो एक शूदर की तरह यूज़ होता है। और उनके आप देखोगे अंगूठी के आसपास एक स्किन एक्स्ट्रा बन जाती है, वो इन्वेरिएबली ओवर द पीरियड ठीक हो जाती है, बट उसको निकालना मुश्किल होता है। यूजुअली सेकंड बेबीज़ में ज़्यादा पाया जाता है, बिकॉज पहले बच्चों को हम इतना प्यार दे चुके होते हैं, जब दूसरा बच्चा आता है हम यूज तो हो जाते हैं, थक जाते हैं। तो बच्चों को लगता है कि यार अटेंशन ही नहीं मिल रही, तो वो अपने आप को खुद को सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए तो नॉर्मल है, कोई इसमें कोई कुछ कर नहीं सकते, हमें नॉर्मली पाया जाता है बच्चों को। वैसे एक जोक है कि अगर बच्चा अंगूठा बहुत चूसता है तो उसकी निक्कर ढीली होनी चाहिए, वो निक्कर संभालता रहेगा तो अंगूठा नहीं चूसेगा। मतलब इसका कोई साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट या कुछ ऐसा नहीं है? साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि इतने छोटे बच्चे के अंदर होता नहीं है यूजुअली। जो बच्चे क्लोज सिबलिंग्स होते हैं, जो करीबन 2 साल से कम के बच्चे बीच में बच्चे होते हैं, उनमें ज़्यादा होता है। स्क्रीन जिनमें ज़्यादा होती है उनमें होता है। घर पे थोड़ी टसल होती है जहाँ पर बच्चा डर के मुँह में डालने की कोशिश करता है। तो ये सब चीज़ें सोशल फैक्टर्स होते हैं जो हमको देखने होते हैं, और सोशल फैक्टर अगर ठीक ढंग से अगर नहीं है तो ये इस चीज़ को नॉर्मली कंसिडर किया जाता है। अदरवाइज अगर सोशल फैक्टर हैं तो उनको ठीक करें, वो ठीक करेंगे तो बच्चे से आप इंटरेक्ट करेंगे तो ये चीज़ें नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो सूदिंग इफेक्ट होता है उनके लिए। वो डर में अकेले रह रहे हैं, या फिर माँ बाप इतने बिजी हैं कि सिर्फ हाउस हेल्प कर रही है और बच्चा फिर उस अटेंशन कर रहा है। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो हम हर टीथिंग वाले बच्चे से पूछते हैं कि घर में सब चीज़ें ठीक हैं, बच्चे कितने साथ आप टाइम रह रहे हैं, ये हेल्प कर रही है, बड़ा बच्चा है। ये सब चीज़ों को आप एलिमिनेट करोगे तो चीज़ें ठीक हैंडल होती है। सोशल फैक्टर्स की आपने बात की तो उससे मुझे याद है बेड वेटिंग एक इशू है। बच्चे बहुत सारे जो नॉर्मली छोटे हैं तो बेड पे सुसु कर रहे हैं, किस उम्र तक उसे नॉर्मल मानना चाहिए? बेड वेटिंग यूजुअली बाय एज 1.5 ईयर्स 2 ईयर्स तक बच्चा यूरिन कंट्रोल करना शुरू कर देता है, या फिर इंडिकेट करना स्टार्ट कर देता है। तो हम कहते हैं कि 2 साल के आसपास जाके बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग देना स्टार्ट करना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि मतलब उनको कि बताना चाहिए कि ये टॉयलेट सीट होती है, इस पर सुसु करनी होती है, आपको सुसु आ रही है तो बताना चाहिए। एंड उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आप डायपर को हटाना शुरू करें। बच्चे के क्लोथ्स स्पॉइल होंगे तो वो खुद ही आपको बताएगा कि सुसु हो गई, और दैट्स हाउ दे लर्न। उससे धीरे धीरे सीखते हैं वो। अब अगेन कुछ माएँ अपने बच्चों को जल्दी सिखाना चाहती हैं तो वो 1 साल पे स्टार्ट कर देती हैं चीज़ें, उसके कारण ही बच्चे बेड वेटिंग लंबे टाइम तक चलती है।
तो 2 साल तक तो नॉर्मल है। 2 साल के बाद हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बीच में एक ऐसा टाइम आया कि जहाँ पर वो बेड वेटिंग रुकी या ना रुकी। रुकी तो आपको पता है कि कोई दूसरा फैक्टर है जो सबसे इम्पोर्टेंट आज के तारीख में है, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन बहुत बड़ा फैक्टर है जो बेड वेटिंग करते हैं। हमारे साथ बच्चे आते हैं 6 साल 7 साल के, उनसे पूछो कि बच्चा ठीक था, 2 साल तक ठीक था, 2 साल के बाद बताना शुरू किया और उसके बाद से फिर से बेड वेटिंग होगी, स्पेशली रात के टाइम पे, क्योंकि रिलैक्स हो जाती है मसले। सो उस टाइम पे वो कॉन्स्टिपेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उन्हें कब्ज होता है इसलिए बेड वेटिंग होती है? हाँ, क्योंकि आगे का यूरिनरी ब्लैडर दबता है और वो यूरिन पास करते हुए प्रॉब्लम होती है, और जैसे ही रात को रिलैक्स होते हैं यूरिन पास कर देते हैं। तो उनमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कॉन्स्टिपेशन। और कई बच्चों में अर्ली ट्रेनिंग, 3 मेजर स्कूल के टाइम के अंदर, स्कूल में बच्चे कहीं जाते हैं तो फियर फैक्टर होता है कि बच्चा माँ बाप के अलावा कुछ देखा नहीं होता, तो कई चीज़ें बच्चों को वहाँ पर बेड वेट सुसु वहीं पे पास कर देते हैं, तो वो चीज़ें भी होती हैं। ये सारे फैक्टर्स को देखना होता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिपेशन, जो हम आजकल बहुत देखा जा रहा है पोस्ट कोविड स्पेशली, क्योंकि लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है, सब चीज़ें हो गई, तो उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना है तो उसके लिए मेजरली हाई वाटर इंटेक रखना है, हाई फाइबर इंटेक रखना है, फैट को जितना कम से कम रखें उतना रखेंगे तो वो चीज़ें हेल्प मिलती है उसमें। इसका मतलब ये हुआ कि उनको फल सब्जी फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खिलाएं और जंक फूड से थोड़ा दूर रखें। बिल्कुल दूर रखना चाहिए, बिकॉज हम जंक फूड चटपटे होते हैं, मसालेदार होते हैं और फ्राइड होते हैं। हर किसी को टिक्कियाँ पसंद है जो फ्राइड होती है और मसाला होता है। बच्चों को नूडल्स पसंद है, बच्चों को मैदा पसंद है, नूडल्स पसंद है, तो ये सब चीज़ें कॉन्स्टिपेशन की हेल्प मिलती है। चॉकलेट, हम सोचते हैं शुगर है, तो नहीं, उसमें कोको बटर होता है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बटर है, इट इज़ अ फैट। सो बच्चे के अंदर कॉन्स्टिपेशन करता है, बच्चा अच्छी तरह मोशन पास नहीं कर पाता और वाटर का इंटेक बहुत ड्रास्टिकली कम हो जाता है उससे। सो ये सब चीज़ें, चिप्स, कुरकुरे, मिठाइयाँ, देसी घी की मिठाइयाँ, नमकीन, हाईली फैट नमकीन है, इवन केला, हम माँ बाप, बच्चा केला बहुत शौक से खाता है, सॉफ्ट होता है, डायरेक्ट दिया जा सकता है, और इतना खिलाते हैं, फिर हम माँ बाप बच्चे को 2-2 केले खिला रहे हैं, 3-3 केले खिला रहे हैं दिन में, जो कि बच्चे को इनविरेबली कब्ज़ की तरफ लेके जाएंगे। सो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल करें तो। और पानी का इंटेक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, पानी का इंटेक हम ही कम करते हैं, हमारी आदत नहीं है बार बीच में पानी पीने की। कोविड के टाइम पे सबने 4-4, 6-6 लीटर पानी पिया, उसके बाद से वहीं आ गए। कोविड में भारतीय सुधर गए थे वापस आ गए हैं। सोशल रीज़न से जो बेड वेटिंग होती है, मेडिकल रीजन तो ऑब्वियसली आप देखेंगे, दवाएं देंगे, कॉन्स्टिपेशन को एड्रेस करेंगे, लेकिन जो सोशल रीज़न से होती है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? सोशल को ठीक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मैम समझना। उसके लिए हम माँ बाप को बोलते हैं कि एक बार बच्चे को साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं, और साइकोलॉजिस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, वो बच्चे के बारे में तो पूछते ही पूछते हैं, वो घर पे क्या एनवायरनमेंट है उसके बारे में पूछते हैं, और वही इकलौता टाइम होता है जब माँ बाप रियलाइज़ करते हैं कि ये चीज़ गलत हो रही है, कि हमारे घर में हम लड़ रहे हैं और बच्चा देख रहा है। डर एक वजह है, डर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और वो डर, जो डर होना चाहिए वो नहीं है, जो डर अनसेड डर है, मतलब हम माँ बाप लड़ रहे हैं, उनमें से एक बंदा लड़ लिया, एक बंदा रो लिया, तो वो डर सिखाया नहीं गया, वो उन्होंने खुद सीखा है, और वो चीज़ बच्चे के अंदर बहुत बिहेवियरल प्रॉब्लम डालते हैं। आजकल की इस लाइफ के अंदर डिप्रेशन और ये सब चीज़ें हैं, तो सिंगल पेरेंट्स भी होते हैं, वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। बहुत अच्छी तरह डील करती हैं माएँ, बहुत अच्छी तरह डील करते हैं फादर, जो सिंगल पेरेंट्स होते हैं। पर ये इंपॉर्टेंट जानना बहुत ज़रूरी है कि ये एक फैक्टर है जो मैं अपने आप को मॉडिफाई कर सकता हूँ। सो मेंटल हेल्थ, लाइक हमने कोविड के बाद सीखा कि मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ ऑफ द फैमिली शुड बी इम्पॉर्टेंट, मतलब बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है और उसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए माँ बाप को जानना बहुत ज़रूरी है कि माँ बाप के अंदर तो बच्चे क्या ही कभी चीखना नहीं, लड़ाई नहीं करनी बच्चे के सामने। और देखो हम स्ट्रेस होके आते हैं घर पे, हम सोचते हैं घर पे आके आराम से रहें, और वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस ट्रिगर हो जाता है, और वो बच्चे पे नहीं निकलना चाहिए, वो किसी ऐसी चीज़ पे नहीं निकलना चाहिए बच्चा उस चीज़ को देख के सीखे, क्योंकि वो बच्चे आर वेरी गुड लर्नर्स, वो आपको देख के बहुत चीज़ सीखते हैं। और ये अनसेट डर जो होता है ना, ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करता है इनके सोशल इंटरेक्शन पे, लैंग्वेज पे। माँ बाप हमारे पास आते हैं कह के कि हमारी मम्मी से चिपका रहता है, बाहर जाते ही शांत हो जाता है, घर में वो धम मचा रहा होता है। एक टिपिकल फैक्टर होता है जो हम पकड़ पाते हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है जो बच्चे को एड्रेस नहीं हो पा रही है, या हाई स्क्रीन टाइम है, या कॉन्स्टिपेशन का कॉज, बिकॉज वो एक फीलिंग होती है कि बच्चा पॉटी आ रही है, नहीं कर सकता, बता नहीं सकता, ये सब चीज़ें। सो और घर में किसी ना किसी का टसल।
तो ये चीज़ों को देखते रहना है बहुत ज़रूरी है। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, कहना नहीं चाहिए, पर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को भी स्क्रीन नहीं मिली है। तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे बच्चे एक साथ स्क्रीन पे जाते हैं। हमको डांट पड़ती थी और इनको अब साथ में दिया जाता है जो कि एक तरीके से गलत है। सो माँ बाप का, ग्रैंड पेरेंट्स का प्यार, सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आजकल दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, सो वो अच्छी चीज़ है। पर उसके साथ में एक चॉकलेट दिला दी रोज की, मोबाइल टीवी दे दिया, दादा, ये ज़्यादा प्यार हो गया है, जो थोड़ा सा इसको भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो माँ बाप इसलिए परेशान होते हैं कि बहुत छोटा है, बता नहीं पा रहा है अपनी प्रॉब्लम को। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ रही है जब बच्चा बड़ा हो रहा है, डर की वजह से या किसी और वजह से बता नहीं पा रहा है। डॉक्टर साहब, यहाँ आते हैं साइकोलॉजिकल इश्यूज। आजकल हम देखते हैं बहुत छोटे छोटे बच्चों में या तो कोई मेंटल डिसऑर्डर है सीरियस, या फिर कोई साइकोलॉजिकल इशू है, उसके भी कोई वार्निंग साइंस हैं कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है, इसको दिखाने की ज़रूरत है? सबसे इम्पोर्टेंट तो अपन ने पहले बात करी, जैसे माँ बाप का आएगा कि 2 साल के ऊपर बच्चा बोल नहीं रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि 2 साल पे नहीं बोल रहा है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, यू नीड टू आइडेंटिफाई। 2 साल तक हम टाइम देते हैं माँ बाप को बच्चे के लिए। दूसरा, आप बच्चा जब भी आएगा, आप देखोगे पेरेंट्स की, टीचर, स्कूल से कंप्लेन आती है कि बच्चा बैठता नहीं है, बात नहीं सुनता, बाकी बच्चों को मारता है और उधम मचाता रहता है। ये प्रॉब्लम स्कूल से भी आती है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देना होता है। पेरेंट्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट कंप्लेंट होती है, जो समझते हैं बच्चा आपके चेंबर में घुसा या कहीं भी घुसा, बच्चा कूद रहा है, बीमार है। क्लिनिक में भी ऐसा होता है? हाँ, बहुत होता है। वो पूरे क्लिनिक को तहस नहस कर देते हैं। 101 का बुखार है, पर तहस नहस करते हैं, और माँ बाप की कंप्लेन है कि ये बच्चा सुस्त हो गया है। तो इससे आपको समझ आता है कि ये बच्चा घर में बहुत हाइपर एक्टिव है, यानी वो बच्चा नॉर्मली शैतान नहीं है, नॉर्मली उसको, वो उसका ब्रेन हाइपर एक्टिव है। और वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्क्रीन स्टिमुलेट करती रहती है। आप देखोगे, आप सोशल मीडिया पे आपका एक रील आती है, एक के बाद एक, तो आपका वो एल्गोरिदम है, वो आपके ब्रेन को अट्रैक्ट करके रखेगी। सो सेम गोज बच्चों के साथ भी। बच्चे भी आजकल, माँ बाप आते हैं बहुत शौक से बोलते हैं मेरा बच्चा 2 साल पे मोबाइल चलाता है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं उस चीज़ को बहुत बुरा मानता हूँ। इमेजिन, डॉक्टर साहब बार बार कह रहे हैं कि 2 साल के बच्चे को तो फ़ोन दिखाना ही नहीं है, 3 साल के बच्चे को स्क्रीन देनी नहीं है, उसके बाद भी बहुत कम देनी चाहिए। ये भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बढ़ रहा है। बिकॉज आपका ब्रेन ऑलवेज अटेंटिव है, वो देख रहा है, वो आपने आपको आंखें उसके अंदर पूरी इंगेज्ड हैं, ब्रेन के अंदर सिग्नल्स कंटिन्यूस जा रहे हैं, तो आपका ब्रेन हाइपर एक्टिव है। और आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो, आप अपने सेम उम्र के बच्चे से इंटरेक्ट कर रहे हो, तो वो रिटेलिएट करेगा। स्क्रीन रिटेलिएट नहीं करेगी। आप कुछ भी बोलते जाओ, स्क्रीन सुन रही है, तो बच्चे को सोशल स्किल डेवलप नहीं होती है, इसलिए वो बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं। इसलिए आप देखोगे आजकल बहुत केसेस बढ़ गए हैं, बच्चे ने किसी चीज़ में, मतलब फ़ैन के अंदर उंगली दे दी, या फिर गेट में उंगली घुस गई, बच्चा को डर नहीं लग रहा है, रिक्शा में घुस गया, कूद गया। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई, बिकॉज डर ही नहीं है। डर जो होना चाहिए, जिन चीज़ों को पता लगना चाहिए कि ये चीज़ नहीं करनी है, वो डर है ही नहीं। हमारे दोनों माँ बाप बिजी हैं, और बच्चों को कुछ माँ बाप तो लाड प्यार ज़्यादा देते हैं कि भाई ठीक है, मोबाइल ले ले, तू आइसक्रीम खा ले, तू चॉकलेट खा ले। तो कहीं डर की डेफिनेशन ही नहीं है, और वो डेफिनेशन होनी चाहिए थोड़ी, ताकि बच्चे को गलत सही का मापदंड हो कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। बच्चे के साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की हम बात कर रहे हैं। बच्चे बहुत सारे आजकल कार्टून से अपनी लैंग्वेज पिकअप कर रहे हैं, वो क्या नॉर्मल? बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। कार्टून्स हमको लगता है कि नॉन ट्रॉमेटिक है, आगे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, पर कार्टून से मस्ती में बहुत चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो कि हमको समझ नहीं आती है। अब देखेंगे कुछ कार्टून्स में केक उठा के फेंक रहे हैं, कुछ कार्टून में एक दूसरे को थप्पड़ मार रहा है। आज आप माँ बाप आते हैं, हमारे पास बच्चा बैठा है, माँ बाप को थप्पड़ मार रहा है, माँ बाप को ओए करके बात कर रहा है, दूसरी लैंग्वेज में बात कर रहा है। तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं। ये मतलब आप बच्चे को एक ऐसी चीज़ सिखा रहे हो अनइंटेंशनली। हमको लगता है कार्टून में क्या ही प्रॉब्लम होगी, पर वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो बच्चे छोटे छोटे क्यूज पकड़ लेते हैं और इस चीज़ से वो सीखते हैं, और मतलब माँ बाप के ऊपर अग्रेसिव हो जाते हैं, जो कि घर वालों को लगता है बच्चा ही तो है, पर वो बच्चा गलत चीज़ सीख रहा है। अब वो आपके साथ आगे ऐसे कर रहा है, तो स्कूल में उसको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होगी। उसके अपने साथ में स्कूल में किसी बच्चे के साथ रहेगा। आजकल के पेरेंट्स हम वैसे ही कि बच्चा हमारा ठीक रहना चाहिए, स्कूल में किसी से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसके चेहरे पे कुछ नहीं होना चाहिए, पर आप देखोगे एक बच्चा हमेशा पिट रहा होता है, एक पीट रहा होता है, तो वो दोनों ही साइड पे
प्रॉब्लम है। वो पिट रहा होता है वहाँ पर, कई बार वो अपना उसका नेचर दबा हुआ है, और जो पीट रहा है उसके वहाँ नेचर उसका बहुत वायलेंट है। तो दोनों चीज़ों को एक साथ देखना जरूरी है। जो बच्चे बैलेंस्ड हैं, जिनको स्क्रीन नहीं दी जाती, वो चीज़ को हैंडल करना जानते हैं, सीखते हैं। ऑफकोर्स बच्चे लर्निंग स्टेज पे होते हैं, वो सीखेंगे, अच्छा है। वरी यहाँ नहीं है, वरी है जब वो टीनेज में जाएंगे तब जो प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, कैसे बच्चे बनेंगे, कैसे एडोलेसेंट बनेंगे और फिर कैसे युवा बनेंगे। बच्चा अभी हमने बात की साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की। बच्चा ज़्यादा धमा चौकड़ी मचाता है, माँ बाप सोचते हैं हमारा बच्चा शैतान है या फिर चंचल है। बच्चा मोटा है तो माँ बाप सोचते हैं खाते पीते घर का है, हेल्दी है, ज़्यादा हेल्दी है, मोटा नहीं है, वो ये ओबीस तो है ही नहीं, ओबीस ज़्यादा हेल्दी इज नॉट प्रॉब्लम। मोटा होता है। हाँ। और हमारे पास बच्चे आते हैं कि बच्चा सूखा हुआ है और बच्चा कूद रहा है इधर उधर, ये बच्चे को थोड़ा हेल्दी करने की दवाई दे दो आप। जो बच्चा हेल्दी होगा वो मोटा नहीं होगा, जो मोटा होगा वो एक्टिव नहीं होगा। सो पतला एंड एक्टिव इज हेल्दी, मोटा इज नॉट हेल्दी, इट्स नॉट थोड़ा हेल्दी। तो किस बच्चे को आप खाते पीते घर का मानेंगे और किसको मोटा मानेंगे? मैम सिंपल सा हिसाब है, बच्चा आया है और एक्टिव है, माँ से सिंपल चीज़ पूछो, यदि बच्चा हेल्दी नहीं है, मेरा बच्चा कमज़ोर है, और मैं एक ही चीज़ पूछता हूँ, क्या ये बच्चा बेड में लेटा रहता है कि पूरे दिन घर में कूदता रहता है? तो अगर बच्चा जो घर में कूदता रहता है वो कभी भी अनहेल्दी नहीं हो सकता, कमज़ोर नहीं हो सकता, क्योंकि हमको कमज़ोरी आएगी, हाइपर एक्टिव हो सकता है, हमको कमज़ोरी आएगी, हम बेड में लेट जाएंगे, हम वर्कआउट करने नहीं जाएंगे। सो सेम बच्चा अगर कूद रहा है, इधर उधर कूद रहा है, इवन स्पोर्ट्स में है, बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, माँ बाप कहते हैं कि बच्चा फुटबॉल खेल रहा है जी 1 घंटा, उसके बाद पाँव में दर्द हो रहा है हल्का सा, ठीक है, विटामिन डी और सब चीज़ें चेक करनी चाहिए। उसके बाद भी अगर वो बच्चा 1 घंटा खेल के पाँव में दर्द बता रहा है, तो जेन्युइन 1 घंटा खेलने के बाद अडल्ट को भी दर्द, और अगले दिन खेलने जा पा रहा है, तो वो जेन्युइन है, दैट इज राइट, मतलब उस बच्चे की मसल एंड्योरेंस बढ़नी है। हाँ। तो वो अनहेल्दी नहीं है। तो मोटापा बढ़ाने की कोई दवाई नहीं होनी चाहिए, और उसी चक्कर में हमारे फैट बहुत ज़्यादा है। बच्चे को गाय का दूध, भैंस का दूध, घी भर भर के, पराठे, पूड़ियाँ ये खिलाए जाते हैं, जो कि ऑल प्योर फैट। आप जानकर हैरान होंगे कि एक समय में भारत में मैल न्यूट्रिशन एक समस्या थी, और यानी कि कुपोषण के शिकार बच्चे होते थे, और आज की तारीख में मोटापा एक समस्या है। बच्चों में मोटापा लगातार बढ़ रहा है। अब उसकी भी बात कर लेते हैं। शुगर एंड सॉल्ट, इसको लेकर माँ बाप के अपने अपने नियम हैं। कुछ सोशल मीडिया का ज्ञान है, कुछ गूगल का ज्ञान है कि नमक नहीं देना, चीनी नहीं देनी। बच्चों के लिए क्या नियम होना चाहिए? मैं देखो, अति हर चीज़ की बुरी होती है। मैं नहीं कहूँगा कि सॉल्ट एंड शुगर आपको भरपूर देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, पर जो आपके घर में लाइफस्टाइल में नॉर्मली खाया जाता है उतना देना ज़रूरी है। शुगर में कार्ब्स होते हैं जो ब्रेन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। नमक के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम क्लोराइड होता है, जो आप पसीने में आपका निकलता है। सो बॉडी के लिए नॉर्मल रिक्वायरमेंट आर देयर, इसको ज़रूरत है। जितना आपके खाने में नमक डल रहा है उतना सफिशिएंट है, जितना आप नॉर्मली खाने में या घर में किसी चीज़ में चीनी डाल रहे हैं उतना अलाउड है। ओवर एंड एक्सेस अबव हमेशा प्रॉब्लम, अडल्ट्स में प्रॉब्लम देता है। पर आप उसको बिल्कुल ज़ीरो कर दोगे तो वो अच्छा नहीं है बच्चे के लिए। उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो गए और ब्रेन ग्रोथ के अंदर प्रॉब्लम आएगी। तो कुछ अमाउंट ऑफ शुगर सॉल्ट इज़ नेसेसरी। जितना नेचुरल करने की कोशिश करते हैं उतना अच्छा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं करना। आज नहीं, कल नहीं, परसों वो अपने स्कूल में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, वो खुद से अपना शुगर सॉल्ट लेगा ही लेगा। और अगर आप इतने ही स्ट्रिक्ट हो तो घर में चॉकलेट नहीं आनी चाहिए, घर में चिप्स नहीं आनी चाहिए। अगर वो आ रही हैं तो आप उस चीज़ पे जस्टिफाइड नहीं हो। घर के खाने में आप जो तय मात्रा में, सीमित मात्रा में नमक डालते हैं, या घर में जो मीठा बनाते हैं वो ठीक है, लेकिन बाहर से चॉकलेट आ रहा है, बाहर से चिप्स आ रहा है, वो दूसरी तरफ से आपने बच्चे का शुगर एंड सॉल्ट बंद किया हुआ है, तो वो कोई पर्पस भी सॉल्व नहीं करता। तो क्या कोई बेंचमार्क हो सकता है कि इतना नमक, इतनी चीनी, या किस उम्र के हिसाब से कोई बेंचमार्क हो सकता है? सिंपल मैम, जैसे पॉट फीडिंग बोला मैंने, वो पॉट फीडिंग का कंसेप्ट यहाँ पे लागू होता है। जितना आप घर में खाते हैं, आप घर में आपके बीपी हाई हो रहे हैं तो आपके डॉक्टर आपको ऑलरेडी बोल चुके होंगे नमक कम करना है। आपके शुगर हाई हो रहे होंगे तो घर में ऑलरेडी बोल चुके हो शुगर। तो मॉडरेशन लेवल में जितना घर खाता है, क्योंकि हमारे इंडियंस के साथ एक अच्छी बात है, हम मसाले बहुत खाते हैं। तो हमारे स्पाइसेस, मसाला हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी इतने टॉलरेशन लेवल है हमारे में। तो जितना घर में आप खाते हैं उतना इज अ बेंचमार्क। आप
1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच के ऊपर जाते हैं तो अगेन हम उस पर ज़्यादा सोचने जाते हैं, आज की 3 चम्मच होगी पूरी, अब मत ना दो। तो जितना आप नॉर्मली खाते हैं, बिकॉज बच्चा अपने मन का मालिक होता है, उसको जो खाना है वो खाएगा, वो आपके हिसाब से नहीं खाएगा। वो आपके साथ बैठ के आपका खाना जरूर खा लेगा पर आपके हिसाब से नहीं खाएगा। वो खाएगा, चिड़िया भर का भी खाएगा, छोटा सा खाएगा, खाने को पूरा पूरा कटोरी खा जाएगा। सो जितना आप घर में बन रहा है उतना सफिशिएंट है। कई बच्चों को स्वीट टूथ होता है, मतलब यूजुअली बच्चे जब खाना स्टार्ट करते हैं तो मीठा पसंद करते हैं, और आप उसको जान कह सकते हैं, ऐसे बच्चे को आपने फ्रूट्स दिए, स्पेशली एप्पल, मैंगो, तो बच्चा उसको चाव से खाता है, दैट मीन वो थोड़ा स्वीट टूथ है। तो जितना आप उसमें नॉर्मली स्वीट आप घर में करते हो उतना करना है। उसके लिए ओवर बेंच नहीं जाना कि आपने हाथ 1 चीनी और डाल दी, 1 चीनी और डाल दी, वो नहीं करना। कुछ बच्चों में ज़्यादा मीठा खाने से कोई समस्या होती है? कुछ स्पेशल कैटेगरीज होती हैं, जैसे ADHD, ऑटिज्म, इनके अंदर पाया जाता है कि यार रिस्क फैक्टर्स, मतलब ब्रेन में ऑलरेडी हाइपर एक्टिविटी है और शुगर से और हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, ये चीज़ मानी जाती है। तो उन कैटेगरी पर उसके लिए डायग्नोस होना ज़रूरी है कि ये हाँ ADHD है, ऑटिज्म। हम कई बच्चों को चंचलता के रूप के अंदर, ठीक है आपका बच्चा नॉर्मल भी है, हम कई पेरेंट्स शांत भी होते हैं, वो अपने पेरेंट्स, बच्चा थोड़ा दमा चौकड़ी कर रहा है, भाई इसको शुगर नहीं देनी है, अब बिल्कुल नहीं देनी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जितना घर में आप खा रहे हो उतना दो। ऑटिज्म, ADHD ये एक ऐसा स्पेशल है, ऑफकोर्स जिनको चाइल्डहुड डायबिटीज़ है उनके अंदर मना है ये चीज़ें, शुगर नहीं देना चाहिए, या किसी को किडनीज के इश्यूज़ हैं उसके अंदर सॉल्ट नहीं देना चाहिए, हार्ट के इश्यूज़ हैं उनमें सॉल्ट नहीं देना चाहिए, पर वो बहुत रेयर केस होते हैं। हमारी नॉर्मल जनता के लिए जितना मॉडरेशन में खाए उतना किया है। आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बच्चों में मोटापे को किस तरह से देख रहे हैं? ये प्रॉब्लम बढ़ रही है, और अगर बढ़ रही है तो क्या रीज़न है उसके? मैम, मोटापा भी एक टाइप का माल न्यूट्रिशन है, क्योंकि हम बच्चे के अंदर फैट बढ़ा रहे हैं एंड न्यूट्रिशन वैल्यू हमारी कम हो रही है। यानी जो खिलाना है वो नहीं खिला रहे, जो नहीं खिलाना है वो खिला रहे हैं। जैसे आप नॉर्मली हम भाषा में बात करें, हम जिम जाते हैं, जिम के बाद आपका ट्रेनर आपको बोलता है कि आपको हाई प्रोटीन डाइट खानी है, आप कभी नहीं बोलता कि हमको हाई फैट खाना चाहिए, पीपा भर के घी नहीं खा लो। तो हमारी इंडियन डाइट एक ऐसी डाइट है जो खाने बनाने में ही घी तेल यूज़ होता है हमारे। सो हमारे जितना मॉडरेशन लेवल में घी तेल चाहिए, हमारी 2 रोटियां, हम हर कोई सूखी रोटी नहीं खाता है, हल्की सा घी लगता है उसके अंदर। तो इतना जितना फैट कंटेंट है उतना अलाउड है। इम्पॉर्टेंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जो हम सबसे ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं, वेजीज, पल्सेस, फ्रूट्स हमारी आदत नहीं है। हमको घर में आप एक फ्रूट की टोकरी रखोगे, जैसे आप एक मिठाई रखते हो टेबल पे, अब जाते जाते एक मिठाई का टुकड़ा खा लेते हो, उस चीज़ को हमको बदलना है हैबिट। वहाँ पर एक टोकरी आप फ्रूट्स की रखो, आप 1 महीने के अंदर देखोगे आपके हैबिट होगी उठा के एक जी फ्रूट खा लिया। सो फ्रूट डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे इंडियंस में बहुत कम है। आप बाहर के कोई भी, आप कहीं भी, आप किसी होटल में जाते हो, आप ब्रेकफास्ट करने जाओगे, वहाँ फ्रूट्स हमेशा मिलेंगे आपको, इवन ब्रेकफास्ट, इन डिनर, लंच सब मिलते हैं, बिकॉज वहाँ पर दे आर मोर हैबिचुअल कि वो बार बार फ्रूट्स खाएं। तो फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पल्सेस, दाल ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, और हमारे यहाँ दाल इंटेक अच्छा है। वेजिटेबल्स के लिए हमारे बच्चे आनाकानी करते हैं, और वो चीज़ सारी सुधर जाती है जब हॉस्टल जाते हैं, क्योंकि शरीर को चाहिए होता है तो खाते हैं। उससे पहले हमको चटपटे की आदत होती है, और हम वो ब्लैंड उबली हुई चीज़ें देते हैं कि जी सॉल्ट नहीं देना, उबली हुई खिलाओ। तो आप ये कहना चाह रहे हैं बच्चा जंक फूड खा रहा है तो हॉस्टल भेज दिए? बिल्कुल भेज दो मैम, ठीक हो जाती सब चीज़। तुम बच्चे और बच्चे के माता पिता नोट करें, बच्चा जंक फूड खा रहा है तो इतना हार्श स्टेप लेने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि वो बच्चा ओबेसिटी की तरफ, मोटापे की तरफ जा रहा है, कल डायबिटीज़ की तरफ जाएगा। और यही वजह है अनफॉर्चुनेटली भारत में यंग लोगों में हार्ट डिजीज़ बढ़ रही है। पीडियाट्रिशियन के पास, बच्चों के डॉक्टर के पास किस उम्र तक के बच्चे आते हैं? हम 18 ईयर्स तक के सारे बच्चे देखते हैं मैम। 14 to 18 ईयर्स तक का ग्रे जोन होता है, अडल्ट भी देखते हैं, पीडियाट्रिक्स भी देखते हैं, पर 18 ईयर्स तक हम सब देखते हैं। इस एज में आपने डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम के साइंस देखे? देखिए मैम, बहुत मिलते हैं, अभी बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। डायबिटीज़ ऑन यंगेस्ट एज, मतलब हमने हमारे हॉस्पिटल में एज यंग एज 2 ईयर्स के बच्चों को डायबिटीज़ पकड़ा है। टाइप 1, टाइप 2? टाइप 1। सो इसके अंदर डायबिटीज़ बहुत जल्दी आने लग गया है, हार्ट की बीमारियाँ जल्दी आने लग गई हैं, मोटापे के कारण। आप देखेंगे कोविड के अंदर के एरा की बात करें तो जिनको मोटापा था वो प्रॉब्लमेटिक ज़्यादा रहे, जो लोग पतले रहे वो कम प्रॉब्लमेटिक रहे। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर यही है, ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर। आप एक भी डिजीज़ ले लो, सब में ऊपर से नीचे तक सबसे पहले ओबेसिटी होता है,
जो रिस्क फैक्टर में माना जाता है, बिकॉज ओबेसिटी में आपकी इम्यूनिटी ख़त्म, बॉडी के अंदर फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा और आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो कम हो जाती है। मोटापा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। आप विटामिन डी देख लो, बोन्स के ऊपर ज़्यादा जोर पड़ता है, टेढ़ी बोन्स। बच्चे हमारे पास कंप्लेन आते हैं कि जी पाँव मुड़े हुए हैं, टेढ़े हैं, टेढ़ा चल रहा है, पाँव में दर्द हो रहा है। वो मोटापा उनको अगर होता है तो वो चीज़ें एग्रीवेट हो जाती हैं। और हार्ट की प्रॉब्लम्स के अंदर बच्चों के अंदर बीपी, मतलब आजकल करीबन 10 साल 9 साल के बच्चों के अंदर बीपी की बीमारियाँ मिल रही हैं, जो कि बहुत प्रॉब्लम है। आप सोचिए तो डॉक्टर साहब, कैमरे में देख के एक बार जो बच्चे नूडल्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, जंक फूड, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, उनको कुछ बता दीजिए। मैं हमेशा अपने पेरेंट्स को सब बताता हूँ कि नो चिप्स, नो कुरकुरे, नो आइसक्रीम, नो क्रीम बिस्किट, नो मिठाइयाँ, नो मैदे वाली चीज़ें, मोमोज, चाउमीन, ब्रेड्स, ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। महीने में एक बार खाओ चलेगा। वाटर इनटेक बहुत हाई रखना चाहिए आपको। सुबह दोपहर शाम पानी पियो, जूसेस पियो, शिकंजी, छाछ, लस्सी पियो, ये बेटर है एज़ कम्पेयर टू दूध इनटेक। दूध मॉडरेशन में रखें। फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सुबह दोपहर शाम फ्रूट्स खाएं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पराठा वंस इन ए वीक इज़ ओके, नॉट डेली बेसिस। सो आप हेल्दी डाइट खाओगे, अच्छी तरह जियोगे, अच्छा लाइफस्टाइल रहेगा और एक्टिव भी रहोगे। जंक फूड खाने वाले बच्चों ने ये भी सुनिए, डॉक्टर साहब ने ये भी बता दिया कि खाना क्या है। आपके हाथ पे हम बहुत खूबसूरत टैटू देख रहे हैं, ये क्या टैटू है? सबसे पहले तो इसके बारे में बताएं। ये मेरी दोनों बेटियों के नाम है, एक साइड से माहिरा और दूसरी साइड से समायरा। तो बच्चे और बच्चों के माता पिता जो आपको सुन रहे देख रहे हैं, उनको बताइए, टैटू करवा सकते हैं बच्चे? टैटू बच्चों को नहीं कराना चाहिए जब तक अडल्ट नहीं बन जाते और जब तक खुद के डिसीजंस खुद ना ले पाएँ। उसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है बॉडी ग्रोथ, क्योंकि हमारी करीबन वही पेडियाट्रिक्स का एज इसलिए 18 ईयर्स तक किया हुआ है क्योंकि उस टाइम तक ग्रोथ बॉडी की हो रही होती है, हार्मोनल स्टेबिलिटी आ रही होती है। तो इन सब चीज़ों के अंदर ओरिजिनल प्रॉब्लम जो आती है वो होती है एक इन्फेक्शन, दूसरा एलर्जीज। आप देखेंगे सुने होंगे कि हमारे माँ बाप हमें डांटते थे कि तेरी स्किन को कुछ हो गया तो, तेरे को कुछ हो गया तो ये सब प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो बच्चों में ज़्यादा होती हैं क्योंकि एक उनकी इम्यूनिटी कम होती है और बॉडी हर चीज़ को ज़्यादा रिएक्ट करने की टेंडेंसी में होती है क्योंकि बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म हर चीज़ को रिएक्शन ज़्यादा देता है। तो जब तक आपकी एज करीबन 18 ईयर्स के आसपास नहीं आ जाती और आपकी बॉडी फुली ग्रोन, आपके हार्मोन्स अच्छी तरह स्टेबलाइज नहीं हो जाते, तो ये चीज़ें नहीं करानी चाहिए। और जब आप अपने खुद के डिसीजन खुद ले सकें तब ये चीज़ें करानी चाहिए। देन व्हेन यू नो कि आपको और कोई इश्यूज़ नहीं है, तब तक आपको पता लग जाता है आपकी स्किन पे कोई चोट लगती है, एलर्जीज की प्रॉब्लम है, तो आपको नहीं करना चाहिए। बाकी अदरवाइज आप कर सकते हैं, बट नॉट इन छोटे बच्चों में खांसी जुकाम बुखार ज़्यादा होता है, उनका डिफेंस मैकेनिज्म काम कर रहा है। खांसी जुकाम बुखार बच्चों के अंदर क्योंकि आजकल पोस्ट कोविड सब बच्चे की जो हर्ड इम्यूनिटी जो बात कहते हैं, जो बेसिकली कोविड कम इसलिए हुआ कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी। तो हमारी हर्ड इम्यूनिटी बहुत सालों से डेवलप थी, हमारी बीमारियाँ होती थी तो हम यूजुअली हमको पता है कि एक दिन सर्दी खांसी होगी, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा बच्चा, जो कि आजकल आप देखोगे तो बच्चा 1 हफ्ता 10 दिन तक बीमार होता है। और उसका रीज़न ये है कि हर्ड इम्यूनिटी थोड़ी सी कम है, ऊपर से हम ओवर पॉपुलेटेड है, ऊपर से हमारा ईटिंग लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो गया है, ऑफकोर्स ये सारी चिप्स कुरकुरे। एंड देन बच्चे जब दोबारा वापस मिलते हैं तो हमारे पेरेंट्स सोचते हैं कि जी घर में क्या टेंशन लेगा, स्कूल भेज दो। बीमार बच्चा भी है तो 3 दिन स्कूल जाके फिर हमारे पास आता है, तो वो ऑलरेडी एक दूसरे को स्प्रेड आउट करके आ चुके होते हैं। लोग कहते हैं इसकी इम्यूनिटी कम है, इम्यूनिटी अच्छी है। इम्यूनिटी अच्छी क्यों? क्योंकि बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, उसके अगेंस्ट फाइट कर रही है, उसके अगेंस्ट फीवर थ्रो कर रही है। इम्यूनिटी उनकी बुरी मानी जाती है जो एडमिट हो गए, बच्चा बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा। ये बच्चा धीरे धीरे अपने ओवर द पीरियड 3-4-5 साल के अंदर ही वापस दोबारा नॉर्मलाइजेशन में आ जाएगा जब हर्ड इम्यूनिटी बन जाएगी। पर तब तक के लिए जो बार बार बीमार हो रहे हैं तो इनमें वही है कि आप फ्लू वैक्सीन सब रेगुलरली लगाओ ताकि ये जो एक से दूसरे तक हो रहा है ये चीज़ों से बचाव कर सकें। आपका बच्चा बीमार है तो स्कूल मत भेजो उसे, लेट हिम टेक रेस्ट, घर पे रेस्ट करेगा, बच्चा बॉडी रिकवर जल्दी होगी और एक दूसरे को फैलाएंगे नहीं। तो ये 2-3 चीज़ों को ध्यान रखोगे तो हेल्प मिलती है, बच्चों को इन्फेक्शन नहीं फैलता। इस इंटरव्यू के ज़रिए हमें पूरा यकीन है कि आप भी अपने बच्चे को बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे और अच्छे माता पिता बनने में आपको बहुत सारे टिप्स मिले होंगे। तो बच्चा जब बीमार है उसे घर पर रखिए, उसे छुट्टी देने की ज़रूरत है, लेकिन ये भी पहचानिए कि बच्चे ने कब होमवर्क नहीं किया है और वो स्कूल न जाने का बहाना बनाता है।
डॉक्टर समीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों की दुनिया बहुत बड़ी है, आगे फिर आपसे कुछ सवालों के साथ हम मिलेंगे। फिलहाल हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, डॉक्टर समीर से उनके जवाब हम आप तक पहुँचाएंगे। नमस्कार।